प्रिय मित्रों, आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं ऑलरेडी उस पर आपसे बात कर चुका हूँ, लेकिन उस वक्त मेरा सेशन जो था पूरा इंग्लिश में था। कुछ पाठकों ने मुझे रिक्वेस्ट किया अपने कमेंट्स में कि मैं दोबारा से इस पे हिंदी में बात करूं। यह प्रश्न था कैपिटल पनिशमेंट का। जैसा आपको मालूम ही है, दुनिया में लोग कैपिटल पनिशमेंट के फेवर में और कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट में। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब है डेथ सेंटेंस, यानी किसी को हैंग कर देना, किसी को मार देना एज ए पनिशमेंट। मतलब हम किसी आदमी ने को मर्डर किया, किसी दूसरे व्यक्ति को मारा, या कुछ और ऐसे ऑफेंसेस हैं कानून में जिनमें ऐसी व्यवस्था है कि वो कानून अगर कोई व्यक्ति तोड़ता है और लीगल जो रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल करता है तो उसको फांसी की सज़ा दी जा सकती है, यानी कि उसको मारा जा सकता है एक जस्टिफाइबल होमिसाइड की तरह। गवर्नमेंट की जेल में ही ये प्रावधान होता है, और हमारे यहाँ पे शुरू से ही फांसी द्वारा हत्या नहीं कहेंगे, फांसी द्वारा उस व्यक्ति को जुडिशल हैंगिंग जिसे कहते हैं, उस तरीके से उसको मारने का साधन है या प्रावधान है। किंतु दुनिया में लोग इसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों तरह के आइडियाज़ रखते हैं। जो पक्ष में बात करने वाले लोग हैं वह यह बिलीव करते हैं, उनका ये विश्वास है कि जिस किसी आदमी ने किसी व्यक्ति को मारा है उसको उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। और यह बिब्लिकल जो एक कमांड है कि ट्रूथ फॉर ट्रूथ एंड आई फॉर आई, उसी के अंतर्गत अगर उसने किसी के प्राण लिए हैं तो उसके प्राण ले लिए जाते हैं। जो इसके सपोर्ट करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि एक बार अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मार दिया है, जान से मार दिया है, उसकी हत्या कर दी है, तो उसका अपनी जान पर अधिकार खत्म हो जाता है। यानी कि अब उसको जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उसने किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या की है। इसके अंतर्गत वही उनका ये कहना है कि उस व्यक्ति को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, और वो सज़ा सिर्फ मौत के रूप में ही होनी चाहिए। अब ये आगे का मामला चॉइस पे है कि उसको हैंगिंग करके मारा जाए, या पॉइजन या जहर दे के मारा जाए, या ग्लोटिनिंग से मारा जाए, या इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठाया जाए। यह एक कानून की या समाज की अपनी एक सोच पे निर्भर करेगा, लेकिन उसको मारा जाएगा, उसका अंत किया जाएगा। दूसरा उनका कहना है कि जो डेथ पेनल्टी है वो एक तरह का रेट्रिब्यूशन है। इस चीज़ को एक्सप्रेस करते हुए और रीइंफोर्स करते हुए कि नॉर्मल मोरल इंडिग्नेशन जो है विक्टिम्स और रिलेटिव्स का ही नहीं, बल्कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स का। यानी कि यह जो कानूनी हत्या की जाती है वो मृत्यु का दंड का जो विधान है उसके अनुसार है, जो कि अपने आप में उनको शांति देने के लिए है जिनका व्यक्ति मरा है, और यह कानून की और मॉरल प्रिंसिपल्स को वापस स्थापित करने के लिए, ये बताने के लिए कि ये तुमको मानना ज़रूरी है, समाज को मानना ज़रूरी है, और तुम लाइफ का इस तरह से किसी दूसरे का अनधिकार रूप से नहीं ले सकते। समाज में इन चीज़ों को
एस्टेब्लिश करने के लिए, इन चीज़ों को स्थापित करने के लिए, और एक जनरल जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो ऐसे सिटीजन जो कानून को मानते हैं, उनकी तसल्ली के लिए इस तरह की हत्या बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लोग सोचेंगे कि दूसरे को मारने से कोई नुकसान नहीं है, तो हम इस क्राइम को बढ़ावा मिलेगा। तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि ये सिद्ध करने के लिए, हम किसी व्यक्ति को मारने के लिए या इसको अवरुद्ध करने के लिए, हम जिस व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को मारा है उसको भी कानूनी रूप से मारकर सजा दी जाए। इसके अलावा जो विरोध करने वाले व्यक्ति हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं, हमें किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करने का कोई अधिकार नहीं है, वो बात करते हैं सीज़ारे बेरिका के। सीज़ारे बेरिका ने एक किताब लिखी जिसमें उसने अपने विचार जाहिर किए और जो दुनिया में बहुत पॉपुलर हुए। ये किताब उसने लिखी थी 1764 में, सीज़ारे बेरिका ने, और इस किताब का नाम था क्राइम एंड पनिशमेंट। यह इस बुक का काम था। तो उसके हिसाब से वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ी बात ये है डिसाइड करने की कि क्या किसी एक मानव को ये अधिकार है दूसरे मानव का प्राण लेने के लिए। प्रश्न ये नहीं है उसने कानून तोड़ा या नहीं तोड़ा, प्रश्न यहाँ पे ये है कि क्या एक मानव को दूसरे मानव को मारने का अधिकार है कि नहीं। अगर उसको मारने का अधिकार नहीं है तो हम ये अधिकार स्थापित करते हैं किसी को फांसी पे चढ़ा के या इलेक्ट्रिकल चेयर पे चढ़ा के या पॉइजन से उसकी डेथ करके। हम ये एस्टेब्लिश करते हैं कि मानव को दूसरे मानव को मारने का अधिकार है। इस तरह से हम उसी के काम को जस्टिफाई कर रहे हैं कि उसने एक व्यक्ति को मारा इसलिए हमने तुमको मारा, हमने वही रेसिप्रोकेट किया, यानी कि हम उसने जो वायलेशन किया है उसको मॉरल रूप से उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। अगर हम इसको स्वीकार करते हैं तो उसका भी स्वीकार्य है, कोई ना कोई कष्ट उसको भी हुआ होगा, कोई ना कोई ज़रूरत उसको भी हुई होगी कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति को मारा, जान से मारा। तो इस तरह से हम अपने ही मॉरल प्रिंसिपल को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं सीज़ारे बेरिका के हिसाब से। इसलिए इस तरह का कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कानून बनाना ही एक गलत तरीका हो जाता है। फैक्चुअली ये किलिंग है, ये मारने का एक प्रोसीजर मात्र है। इसके बाद कुछ लोगों का ये कहना है कि जो छोटे मोटे क्राइम भी हैं उनके लिए भी कई कंट्रीज़ में सज़ा का प्रावधान होता है। बहुत सी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे बहुत छोटी छोटी बातों पे, ब्लास्फेमी पे है और कई तरह की बातों पे, जिनका कोई इतना मॉरली जो आज का सभ्य समाज है उसमें कोई उसको पाप नहीं लगता, लेकिन क्योंकि ये डेथ पेनल्टी हमने लीगल कर रखी है, कानून रूप से इसको स्वीकार कर रखा है, तो उसकी डेथ पेनल्टी को भी हमें मानना पड़ता है, जो कि बिल्कुल जायज़ नहीं है। इनडायरेक्टली हम उसको एक लीगल सैंक्शन दे रहे हैं, उसको मान रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं और एक सामाजिक स्वीकार्यता उसको दे रहे हैं कि भाई तुम जो कर रहे हो वो सब ठीक है। क्योंकि ठीक है, आप तो जस्टिस कर रहे हैं, खाली मृत्यु जहाँ मारा किसी ने उसी में दे रहे हैं, लेकिन उसी आधार पे वह मॉरल राइट सरकारों को, बाकी देशों की सरकारों को भी मिल जाता है। तो इसलिए वो इसका विरोध करते हैं। आगे उनका मानना है कि कैपिटल पनिशमेंट जो है वो बेसिकली व्यक्ति का जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जो कि
बहुत सी कंट्रीज में, दुनिया के संविधानों में भी लिखा गया है। राइट टू लाइफ जो है उसको काफ़ी दुनिया के, खास करके जो डेमोक्रेटिक देश हैं, उन सब में इनको माना गया है कि साहब ये व्यक्ति का मूल अधिकार है। तो अगर उसको मूल अधिकार है और हम कानून से उसकी हत्या करते हैं तो यह उस राइट ऑफ लाइफ का वायलेशन है। यह उनका दूसरा आर्ग्यूमेंट है ना। फिर जो है वो ये कहते हैं कि जब क्राइम बहुत सीरियस है ना, बहुत सीरियस क्राइम उसने किया है और जुडिशियल किलिंग जो है हमने उसकी डेथ सेंटेंस से अप्रूव कर दी, तो प्रिंसिपल रूप से हमने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जितनी गवर्नमेंटें हैं, डेमोक्रेटिक या अनडेमोक्रेटिक, उन सभी गवर्नमेंट्स को अपने व्यक्तियों को मारने का राइट है। यह प्रश्न है, गवर्नमेंट को राइट है। अगर हम ये राइट गवर्नमेंट को दे देते हैं तो बहुत सी कंट्री में ऐसे सिर्फ जो रूलर्स हैं या उनकी किसी धर्म विशेष पे स्थापित आस्था है, जो आस्थाएं आज के समय में इररिलेवेंट हो चुकी हैं, जिनका इतना महत्व नहीं है समाज को चलाने के लिए, लेकिन क्योंकि वो आस्था का हिस्सा है इसलिए लोग उनको मानते हैं। और जो एक ऐसे व्यक्ति को मौत की सज़ा दे दिया जाता है जिसका कोई औचित्य नहीं होता, एक मॉरल औचित्य नहीं होता। जैसे मान लीजिए सरकार का विरोध करने मात्र से ही बहुत सी दुनिया की कंट्रीज़ में उसको मौत की सज़ा दी जाती है। बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जो अपने अगेंस्ट में किसी के भी बोलने पर उनको मौत की सज़ा दे देती हैं। तो इससे हम उन कानूनों को एक मॉरल रूप से स्थापित करने हैं, मॉरल रूप से उनको हम मान ले रहे हैं कि हाँ भी तुम्हारा ये अधिकार है। यह एक वो मूल कारण मानते हैं। फिर उन्होंने कहा, बहुत से लोग कहते हैं कि मिडिल एजेस में और 20th सेंचुरी में बहुत से जो रिलीजियस लीडर थे, जैसे रोमन कैथोलिक के जो पोप हुए और जुडाइज्म हुआ, इन्होंने, इनके जो लीडर थे, इनके जो धार्मिक प्रधान थे, उन सब ने ये कहा कि हम किसी की मृत्यु के बदले मृत्यु नहीं कर सकते। यह अमानविक है, ये धार्मिक सिद्धांतों के अगेंस्ट में है, क्योंकि धार्मिक सिद्धांत ये कहते हैं कि हम किसी की जान नहीं ले सकते, किसी के प्राण नहीं ले सकते, उसको सज़ा दे सकते हैं, उसको 10-20 साल उम्र भर जेल में रख सकते हैं, लेकिन उसकी जान हम नहीं ले सकते। कोई भी धर्म, हमारा धर्म जुडाइज्म और साथ में जो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं, उन्होंने कहा हमारा धर्म इस बात की कोई भी आदेश नहीं देता है, इसलिए हमें इसको धार्मिकता को ध्यान में रखते हुए इसको करने का कोई अधिकार नहीं है। इजराइल में इसी आधार के ऊपर, क्योंकि जुडाइज्म है, वहाँ पे जुडाइज्म है, इसी आधार पर इजराइल ने अपना कैपिटल पनिशमेंट ख़त्म कर दिया। उन्होंने सिर्फ एक क्राइम के लिए उन्होंने इसको मान्यता दी है कि मृत्युदंड दिया जा सकता है, और वो है देश विद्रोह। अपने राष्ट्र के प्रति या देश के प्रति विद्रोह करना, या फिर आप कोई ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में क्राइम करते हैं तो उसके लिए उन्होंने मृत्यु का प्रावधान रखा है। अन्यथा और किसी भी मामले में आप किसी को मृत्यु नहीं दे सकते इजराइल में और जुडाइज्म के हिसाब से। इसलिए उन्होंने इस कैपिटल पनिशमेंट को अबोलिश कर दिया। पोप जॉन पॉल II ने भी इसको कंडेम किया है। उन्होंने भी कहा कि साहब जो मृत्युदंड है वह क्रूअल है
और बिल्कुल आवश्यक नहीं है, यह अनावश्यक किया जाता है। तो इसलिए पोप का भी समर्थन इसको प्राप्त है। इसके अलावा जो यूटिलिटेरियन हैं वो भी डेथ सेंटेंस के अगेंस्ट में हैं। उनमें जो सपोर्टर है यूटिलिटेरियनिज्म में, उनका ये कहना है कि कैपिटल पनिशमेंट देने से यह एक बहुत बड़े डेटरेंट, अवरोधक के रूप में काम करता है। यह लोगों को डेटरेंट के रूप में, उनको एक डर के रूप में उनके दिमाग में बैठता है और वो उससे करने से लोग डरते हैं। तो यूटिलिटेरियन का व्यू ये है कि ये होना चाहिए। मीन्स हम बात कर रहे हैं यूटिलिटेरियन व्यू अगेंस्ट डेथ सेंटेंस वर्सेस अगेंस्ट डेथ सेंटेंस। वो लोग जो इस डेथ का सपोर्ट, डेथ सेंटेंस का सपोर्ट नहीं करते हैं, उनके अगेंस्ट ये बात कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा गलत नहीं समझ जाइए, शायद मैं पहले कुछ थोड़ा गलत बोल गया हूँ। कैपिटल पनिशमेंट यूटिलिटेरियन का कहना है कि ये एज ए डेटरेंट काम करता है फॉर पोटेंशियल किलर्स। जो दोबारा मर्डर करने वाले लोग हैं उनको एक सबक देता है। और कैपिटल पनिशमेंट है, इससे अच्छा और कोई दूसरा तरीका हमें मालूम नहीं है लोगों को डराने का या उनको ये बताने का कि तुम किसी दूसरे व्यक्ति को मत मारो। तो आज तक हमें यही तरीका बेस्ट लगता है कि हम अगर उसकी ही हत्या कर देते हैं तो कुछ जो पोटेंशियल किलर हैं, कुछ लोग जो संभावित मीन्स किसी को मारने वाले हैं, उनके मन में एक भय पैदा होगा, डर पैदा होगा कानून का, और वो इस कानून को, इस हत्याओं की जो इससे होने की संभावनाएं हैं वो कम हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन आर्ग्यूमेंट्स वहीं ख़त्म नहीं होते। लोगों ने और आगे आर्ग्यूमेंट्स निकाले। उन्होंने कहा कि वेदर डेथ सेंटेंस जो है वो आप एग्जीक्यूट किसी भी तरीके से करें, आप डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट चाहे किसी भी तरीके से करें, चाहे उसको जहर दे दें, चाहे फांसी पे लटका दें, चाहे उसको आपने इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठा दिया, ठीक है, ये आर्बिट्ररी है, डिस्क्रिमिनेटरी है, डिसग्रेसफुल है। किसको ये कहा उन्होंने? डेथ पेनल्टी को। कि चाहे आप कोई भी तरीका अपनाए जिससे कि उसको दर्द न हो, पेन ना हो, पीसफुल उसकी डेथ हो जाए, पीसफुली वो एलिमिनेट हो जाए, लेकिन वस्तुतः यह जो निर्णय लिया जाता है कि किसको हमने सज़ा देनी है, किसको मौत की सज़ा देनी है, किसको नहीं देना है, वो सारा सिस्टम जो है वो आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी मीन्स एक हमारे विश्वासों पे, कच्चे विश्वासों पे आधारित, ऐसे विश्वास जिनका कभी हम प्रूव नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो कानून में लिखे गए हैं वो प्रोसीजर, इसलिए हम उनको मानते हैं, लेकिन वो वास्तव में सत्यता को सामने लाते हैं कि नहीं लाते हैं, इसका कभी हमने कोई प्रूफ उसका नहीं देखा है। वो आर्बिट्ररी है। वो ऐसे जैसे हम किसी बात को सिद्ध करने के लिए कोई कथा बना लेते हैं, कोई साधन बना लेते हैं, कोई तरीका बना लेते हैं, उसी तरह से कोर्ट प्रोसीजर्स या किसी भी प्रोसीजर्स का जो डिसाइड करता है उनकी मृत्युदंड दिया जाए या नहीं जाए, उनका बना हुआ है। वहाँ पे कोई भी किसी तरह का ऐसा कोई तरीका नहीं ढूंढा गया है कि जिसमें कोई गलती होने की संभावना न हो। जो भी तरीके समाज ने अपनाए हैं, चाहे कोर्ट का हो, चाहे हियरिंग हो, राजाओं के पास में हियरिंग हो, चाहे मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें हियरिंग और निर्णय हो, चाहे कोई भी तरीका आप अपनाते हैं, कोई भी तरीका फूल प्रूफ नहीं है, कोई भी तरीका
इस तरह से नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि इसमें अन्याय की संभावनाएं नहीं हैं। सब तरीके आर्बिट्रेरी हैं, आपके इंसान के बनाए हैं, आदमी ने अपनी सोच से बनाए हैं। वो इस चीज़ को स्थापित नहीं करता कि वास्तव में न्याय हो रहा है, खास करके उन मामलों में जहां पे मृत्यु दंड दिया जाता है। फिर उन्होंने कहा कि ये सब निर्भर करता है उस कानून व्यवस्था को, जो कानून व्यवस्था मृत्यु दंड देती है, उसको मैनिपुलेट करने का या उसको चलाने का काम जो है वो रेस के आधार पे, पैसे के आधार पे, आपके क्लास के स्टेटस के हिसाब से, कौन से क्लास के उच्च वर्ग के हैं कि निम्न वर्ग के हैं, और फिर पावर स्ट्रगल, आपके पास कितना पावर है और उस पावर से आप कितना दूसरे लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, दूसरों लोगों को अपने फेवर में कर सकते हैं। यह सब जो इसका इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर है, वो इन्फ्लुएंस आउटकम पर भी प्रभाव डालता है। यानी कि निर्णय क्या होगा, यह जो तरीका है इसमें निर्णय क्या होगा उस पर भी ये सब फैक्टर जो हैं वो असर डालते हैं। इसलिए हम इन निर्णयों को, मृत्यु दंड के निर्णयों को बिल्कुल ही निरपेक्ष नहीं मान सकते। वो निरपेक्ष नहीं है, वो सापेक्ष हैं बहुत सी बातों के, रेस पे, रिचनेस पे, क्लास पे, पावर कितना उस व्यक्ति के पास में है, उसका कितना इन्फ्लुएंस दूसरे लोगों पे चलता है, और उसके पास और कितनी पॉलिटिकल या एग्जीक्यूटिव पावर है। ये सब डिसाइड करेंगे कि उसका फ्यूचर क्या होगा और कैसी राज सत्ता है और कैसी पॉलिटिकल व्यवस्था है। तो इतने सारे फैक्टर्स जब उसको इन्फ्लुएंस करते हैं तो वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ये निर्णय बिल्कुल निरपेक्ष भाव से लिया गया है। फिर होता है कि बहुत जगह पे ये भी देखा गया है कि एथनिसिटी भी मैटर करती है। जैसे मान लीजिए ब्लैक्स एंड वाइट्स का है तो वहाँ भी बायसनेस हो जाती है। फिर जो मार्जिनाइज्ड लोग, गरीब लोग हैं, बहुत गरीब हैं, जिनका पास पैसा ही नहीं है, वो वकील कर ही नहीं सकते, वो लड़ ही नहीं सकते, तो उनके साथ में बहुत अन्याय होता है, क्योंकि वो गरीब होने के कारण वो अपनी बात को उस सिस्टम के सामने नहीं रख सकते सत्यतापूर्ण, जितने जोर से एक पैसे वाला या दूसरा इंसान रख सकता है। इसमें माइनॉरिटीज़ का भी फ़र्क पड़ता है। जैसे इस्लामिक, कोई मान लीजिए इस्लामिक कंट्री है और वहाँ दूसरे छोटे रिलीजन के लोग हैं, तो नेचुरली उनके नियम क्योंकि इस्लामिक लॉ पे होंगे, उनके धर्म के कानून के ऊपर आधारित होंगे, इसलिए उस व्यक्ति के साथ अन्याय होगा जो उनके धर्म का नहीं है, क्योंकि उसके विश्वास अलग हैं और सत्ता के विश्वास अलग हैं। तो ये भी उन्होंने कहा कि साहब ये कारण बहुत बड़ा फ़र्क डालता है ये निर्णय लेने में कि किसको मृत्युदंड दिया जाए या किसको नहीं जाएगा। कुछ लोग हैं जिनको अच्छे डिफेंडेंट मिलते हैं, यानी कि अच्छे वकील मिलते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो उसमें होता है पैसा। कभी कभी जाति या समाज या समूह के कारण भी अच्छे वकील सामने आ जाते हैं, है ना। वो आ जाएंगे, मान लो मेजॉरिटी कम्युनिटी को मामला पढ़ रहा है और मेजॉरिटी कम्युनिटी के या माइनॉरिटी को पढ़ रहा है और माइनॉरिटी का बहुत अच्छा वकील है, तो वो उसकी सुरक्षा करने के लिए सामने आ जाएगा। यानी कि आप जो डिफेंडेंट रखते हैं, जो वकील करते हैं, उसका भी होना बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और उसका भी जो मानसिक स्तर है वो बहुत सी चीज़ों पे निर्भर करेगा। तो इस तरह से थोड़े शब्दों में कहें तो कम्युनिटी सपोर्ट से भी फर्क पड़ता है। जो संगठित कम्युनिटीज़ हैं वो अपना प्रभाव इतना डालती हैं सिस्टम के ऊपर कि उनके किसी व्यक्ति ने, सदस्य ने अगर कोई क्राइम किया भी है तो वो सज़ा से बच जाएंगे, क्योंकि जूरी सिस्टम है। अब जूरी सिस्टम में नेचुरली उनके अगर लोग हैं तो जूरी वाले उसके फेवर में कर दे। और ऐसे कई देखे गए हैं इतिहास में, कई ऐसे दृष्टांत जहाँ पर जो डिसाइड करने वाले लोगों के और जिसको डेथ सेंटेंस होना था या पनिशमेंट होना था, उसका वो निर्णय नहीं हो सका जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जूरी जो है वो किसी और तरह की थी।
या जज जो है वो किसी और विचार का था। तो ये फैक्टर डिबेट करता है। फिर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो है, किसी भी जगह दुनिया में इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो है, यानी पुलिस की जो प्रोसेस जो है वह परफेक्ट नहीं है। ट्रेनिंग का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, जातिवादिता उन लोगों में भी होती है, स्टेटस की भी उनमें बात रहती है, उनको अपने जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी बात माननी पड़ती है कभी, और कभी वो अड़ जाते हैं, वो अपने घमंड में कह दीजिए वो अड़ जाते हैं, अधिकारियों की बात नहीं सुनते हैं। बहुत तरह के इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसे चीज़ें देखी जाती हैं जिसका आम आप लोग अखबार में पढ़ते रहते हैं। तो इसलिए जो है, जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस भी जो है वो भी कई बातों से इन्फ्लुएंस होती है, बहुत से फैक्टर उसमें काम करते हैं, है ना। तो उसकी डायरेक्शन और इन्वेस्टिगेशन की आउटकम, किस दिशा में इन्वेस्टिगेशन जाएगा और उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये सब निर्भर करेगा इन्वेस्टिगेटर्स पे। और वो भी इंसान है, ह्यूमन है, एंड ह्यूमन एरर, वो बहुत सी बातों से उनके मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है और निर्णय उसी ढंग से लिए जाते हैं। निर्णय उन्हीं इन्फ्लुएंसेस से, उन्हीं प्रभावों के कारण उसके होते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि 100% जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी निरपेक्ष है और वो बिल्कुल सही निर्णय लेता है। यहाँ बहुत से कारण आते हैं, पॉलिटिकल भी आ जाते हैं, सोशल भी आ जाते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत कारण भी आ जाते हैं, जाति विशेष के कारण भी आ जाते हैं। तो बहुत से जो कारण हैं वो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस पे प्रभाव डालते हैं, इसलिए उसकी आउटकम एकदम सही है इसको नहीं माना जा सकता। तो ये कानून दोनों पे लग गया, ये विषय इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल दोनों में हम ये कहते हैं कि बिल्कुल निरपेक्ष होता है, दोनों परफेक्ट फुल प्रूफ मेथड या सिस्टम है। वो हमारे कहने के लिए हमारे पास न कोई स्टडी है, न उसकी कोई एनालिसिस है, सिर्फ ये बात मान करके कि न्याय में न्याय होगा हम उस पर विश्वास रखते हैं। ये बात मान के कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक से करेगी, ये हम उस पर विश्वास मान लेते हैं। तो सिर्फ मानने की बात है, हमारे पास कोई उसका प्रूफ नहीं है, कोई प्रॉपर स्टडीज़ कहीं भी ऐसी अवेलेबल नहीं है। फिर इन्वेस्टिगेशन करने वाला व्यक्ति जो है वो भी एक व्यक्ति है, उसकी भी अपनी एक विचारधारा है, उसकी भी अपनी एक साइकोलॉजिक है, उसका भी अपने खुद के व्यक्तिगत विश्वास हैं, धार्मिक, सामाजिक, सोशल सारे विश्वास हैं, और वो सारे उसकी डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे प्रभाव डालते हैं। यानी व्यक्तिगत भी, सामाजिक तो थे ही, व्यक्तिगत वो कैसा व्यक्ति है। सारे पुलिस के अंदर जितने इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो बिल्कुल ईमानदार और बिल्कुल से अच्छे होंगे, यह मानना संभव, ऐसा होना संभव नहीं है। उनमें भी उतने ही प्रतिशत खराब लोग हैं जितने प्रतिशत लोग समाज के बाकी भागों में हैं, क्योंकि ये लोग भी समाज से आते हैं। तो उसी समाज में आए हैं, तो जितने लोग समाज में करप्ट हैं या जितने लोग समाज में अपभ्रंशित हैं, उतने ही लोग इस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के अंदर भी अपभ्रंशित हैं, उतने ही लोग जुडिशियल सिस्टम में भी अपभ्रंशित हैं, उतने ही लोग वकीलों, डिफेंडेंट वगैरह में भी अपभ्रंशित हैं। क्योंकि अपभ्रंशितता तो इर्रेस्पेक्टिव उसके काम करने के तरीके या क्या काम कर रहे हैं, क्या उसके व्यक्तित्व, उस पर निर्भर नहीं करता, वो तो एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक फैक्ट है। तो इसलिए वो भी उनमें होती है, वो इन्वेस्टिगेशंस पे, जजमेंट पे, हर चीज़ पे बहुत प्रभाव डालती है। ऐसा नहीं है कि कभी कोई जज जो है उसको डिप्रेशन नहीं होता, या उसको कोई एंजाइटी न्यूरोसिस नहीं होती, या उसको कोई साइकोटिक डिजीज नहीं होती, या उसको जो व्यक्तित्व के जो जितने विलक्षण परिस्थितियां हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, उनमें से नहीं होते। तो वो सब चीज़ें जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि समाज में होंगी, वो सारी की सारी चीज़ें उन लोगों के अंदर भी हैं जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो जजमेंट कर रहे हैं, जो डिफेंडेंट कर रहे हैं यानी बचाव कर रहे हैं, वकील लोग भी हैं, उनमें भी उसी विचारधारा के लोग हैं, और वो सब फ़र्क डालती हैं निर्णय लेने पर, क्योंकि उसी के हिसाब से आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उसी के हिसाब से वो लोग अपनी अपनी बात रखेंगे, और उसी सब बातों को मिला के ही एक निर्णय होगा। इसके अलावा जो भी व्यक्ति निर्णय ले रहा है, जजमेंट दे रहा है, जो व्यक्ति डिफेंडेंट कर रहा है, जो व्यक्ति इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसका अपना खुद का नॉलेज, उसका अपना खुद का एक्सपीरियंस
उसका अपना खुद का परसेप्शन जो है, उसका व्यक्तिगत परसेप्शन क्या है, उसकी व्यक्तिगत समझ क्या है समाज के प्रति, व्यक्ति के प्रति, उसका खुद का साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या है, यह सब चीज़ें निर्णय के ऊपर असर डालती हैं, बिल्कुल असर डालती हैं। हम देखते ही हैं तमाम कुछ इन्वेस्टिगेटर बहुत ही सख्त होते हैं, वो एनकाउंटर करने में विश्वास करते हैं, इसी तरह से कुछ पॉलिटिशियंस भी होते हैं, इसी तरह से कुछ जजेस भी होते हैं। तो इस तरह से ये जो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं और व्यक्ति का ज्ञान है और व्यक्ति की जो एक संवेदना है समाज के प्रति या दूसरे लोगों के प्रति, बहुत से लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, वो दूसरों को अच्छी तरह समझते हैं और उनके साथ अन्याय नहीं करना चाहते, या उनका विश्वास मान लीजिए ऐसा है कि किसी को सज़ा नहीं देनी चाहिए मौत की, मृत्यु दंड के अगेंस्ट में उनके विचार हैं। तो कोई ट्रायल अगर उसके पास सामने चल रही है तो व्यक्ति उसको नहीं कहेगा कि नहीं विश्वास करेगा, नहीं देगा मृत्यु दंड, वो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही देगा, क्योंकि उसका अपना विश्वास है कि मृत्यु दंड नहीं होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तिगत विश्वास भी और एक्सपीरियंस भी, ज्ञान भी, ये जितने परसेप्शन जो हैं, हम दुनिया से देख करके क्या सीख रहे हैं, हमारे साथ लाइफ में कैसे हुआ है, हमने कितना सफ़र किया है या कितना हमको फ़ायदा मिला है, हमारे व्यवहार से दूसरों के साथ में कितना हमें लोगों ने धोखा दिया है, कितना हमने खुद धोखा खाया है, कितना हमने खुद दूसरों को धोखा दिया है, ये सब चीज़ें निर्णायक होती हैं वो एक तरह का मृत्यु दंड का मीन्स आदेश देने में। तो इसलिए बहुत से सारे फैक्टर हैं जो इन चीज़ पे असर डालते हैं कि भाई आफ्टर ऑल डिसीजन कैसे होगा। तो इस तरह से जो आपके ये जो लोग इसके सपोर्ट में आते हैं करने में कि नहीं डेथ सेंटेंस नहीं होना चाहिए, वो सब इस तरह की बात करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके सापेक्ष में हैं, वो इसके सपोर्ट में हैं। तो वो सभी लोग जो हैं ये कहते हैं कि भाई जो ये दंड मिलना ही चाहिए, ये उनके विश्वास रहते हैं। उसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर्स हैं, जैसे हमने अभी इस बात की चर्चा की कि इन्वेस्टिगेशन है, प्रोसिक्यूशन है, डिफेंस लॉयर्स है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, एक्चुअली ये सब मिलकर के डिलीवरी ऑफ जस्टिस करते हैं और ये जस्टिस किया जाता है आर्ग्यूमेंट्स की बेसिस पे। प्रोसिक्यूशन अपनी एक कहानी बनाता है और उस कहानी को सिद्ध करना चाहता है कि हाँ इसने क्राइम किया, ये उसकी ड्यूटी है, इसकी उसको तनख्वाह मिल रही है, इसके उसको पैसे मिल रहे हैं। अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो इसका असर उसकी नौकरी पे पड़ता है। तो इसलिए हर प्रयत्न वो करता है झूठा या सच्चा ये सिद्ध करने के लिए कि इस व्यक्ति ने इतना बड़ा क्राइम किया है कि उसको मृत्यु दंड मिले। वहाँ उसके मन में ये निर्णय नहीं है कि वास्तव में ये क्रिमिनल है या नहीं, क्योंकि अगर वो क्रिमिनल नहीं भी है और फिर छूट जाता है तो वो उसकी नौकरी पे दाग है, क्योंकि उसको तो पैसे मिल रहे हैं प्रोसिक्यूट करने के, छुड़ाने के पैसे नहीं मिल रहे हैं उसको। तो उसके कैरियर पे, उसकी प्रतिष्ठा पे इस चीज़ का असर पड़ता है। यही बात डिफेंस लॉयर के साथ में है। डिफेंस लॉयर भी पैसे लेके लड़ रहा है और जैसे जैसे उसको ज़्यादा विद्या आती है वो अपनी फीस बढ़ा देता है। अब ऐसे लॉयर भी हैं जो 1-1 करोड़ रुपए मांगते हैं, खाली 10 मिनट खड़े होने का, 5 मिनट खड़े होने का, 1 करोड़ से भी ज़्यादा ले लेते हैं। तो किस बात का ले रहे हैं? वो अपने अनुभव का, उनको ही ऐसा विश्वास है और दूसरे अपने इन्फ्लुएंस का और सब चीज़ें, स्टेटस का, उस सब का वो इतना पैसा लेकर के, और ये समझते हैं बाकी लोग भी कि वो हमें, अगर इनजस्टिस हमारे साथ हुआ है तो हमें छुड़ा लेंगे, या हमने क्राइम किया भी है तब भी हमको ये छुड़ा लेंगे।
दोनों स्थितियों में हमें छुड़ा लेंगे, ऐसा उनको विश्वास है। हो सकता है क्रिमिनल को मालूम है कि मैंने क्राइम किया, लेकिन इस उम्मीद से वो डिफेंस काउंसिल करता है कि वो हमें छुड़ा लेगा, हमारे क्राइम्स को छुपा देगा, वो अपोजिट प्रोसिक्यूशन को इस स्थिति में डाल देगा कि उसको भी मानना पड़े, हाँ भी ये तो केस छोड़ने लायक है। तो यानी निर्णय जो हो रहा है वो 3 लोगों के बीच में होना है जिनको कुछ पता नहीं है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, डिफेंस काउंसिल और जज साहब है। अब जज साहब ने कुछ देखा नहीं, उनको तो पता नहीं है, उनके पास तो खाली कागज आए हैं। और ये 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति जो डिटरमाइंड है यही प्रूव करने के लिए कि इस व्यक्ति ने ये क्राइम किया है, और दूसरा व्यक्ति इसलिए पैसे ले रहा है, 1 करोड़ रुपए तक फीस ले रहा है कि इसने यह जो दंड का देने लायक जो आपने इस पे लगाया है वो इसने नहीं किया है, इसको नहीं मिलना चाहिए। दोनों अपोजिट, दोनों पैसे लेके काम कर रहे हैं। तो मैं कैसे मान लूं कि उनके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो निरपेक्ष हैं? वो सब निर्भर करते हैं उनकी स्मार्टनेस पे, कैसे कोर्ट को मनाना है, ये सब ये आर्ट है, ठीक है। और जो जितने अदर कॉन्स्टिट्यूंट्स जो है उन पे डिपेंड करता है, अदर दूसरी जो चीज़ें हैं उस पे निर्भर करता है कि वो वकील किस तरह से उस बात को सिद्ध या असिद्ध करता है। यह ट्रुथ पे निर्भर नहीं करता, इसमें ट्रुथ कहीं गाइड नहीं है, कोई भी इनमें से ट्रुथ ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो अपनी अपनी बात रख करके ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। डिफेंस कह रहा है कि मैंने नहीं किया और प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि इसी ने किया है। तो उसमें किसकी क्या जीत होगी वो निश्चित रूप से एक निरपेक्ष मामला नहीं हो सकता। सब अपने अपने ओपिनियन बनाते हैं और जज का भी एक अपने आप में नॉलेज ओपिनियन बनता है कि इसको मृत्युदंड दिया जाए कि नहीं दिया जाए। और जो भी ये निर्णय है या जो भी ओपिनियन बनते हैं ये एविडेंसेस और आर्गूमेंट्स और एग्जिबिट्स जो प्रोड्यूस की जाते हैं उसके आधार पे वो लेते हैं। एक चेन ऑफ एविडेंस जो बनाई जाती है उसके आधार पे वो जज साहब जो है वो निर्णय देते हैं कि भाई किसकी थ्योरी सही है या कौन ये प्रूफ सिद्ध हो रहा है नहीं हो रहा है कि इस व्यक्ति ने मर्डर किया है। अब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर या जूरी है वो सारे अपने अपने ओपिनियन बनाएंगे इन 2 लोगों को सुन के। और तीसरा फैक्टर उनका आएगा अपना खुद का व्यक्तिगत फैक्टर, उनके खुद के एक्सपीरियंसेस, उनके खुद के परसेप्शंस, उनके खुद के विचार, उनकी खुद की मानसिकता। तो वो सब भी वो निर्णय लेने में सहायक होंगे या रोल प्ले करेगी, ठीक है ना। तो इस तरह की व्यवस्था में अगर अपन कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालें तो मुझे तो लगता है कि इनजस्टिस के सिवाय उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकालें कि भाई ये स्थिति है जो मैंने आपको बताई कोर्ट रूम में, तो इसका जो नतीजा है वो क्या निकलना चाहिए, तो मैं बिल्कुल अश्योर्ड हूँ कि नतीजा ये निकलेगा इनजस्टिस। लेकिन हमें इस प्रोसेस से बेटर प्रोसेस अभी पता नहीं है, पता होंगी भी तो हमने उसको अभी लागू नहीं किया है, नहीं ऐसा कोई विचार किया है हमने। हम पे तो 1860 में जो ब्रिटिश लोग बना गए कानून, हम उस कानून को पाने जा रहे हैं, उसी पे चले जा रहे हैं, उसी पे डिबेट कर रहे हैं, उसी को पढ़ के अपने आप को विद्वान समझते हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसलिए मैं फिर एक और होता है कि देखिए लोअर कोर्ट कुछ कहता है, हाई कोर्ट कुछ कहता है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कह देता है। इसका मतलब हमारी ये सिद्ध करता है ये चीज कि हमारा निर्णय भी वही व्यक्ति हैं, वही व्यक्ति हाई कोर्ट में जाएंगे, वही सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कोई हम नई दुनिया ये तो है नहीं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जज जाएंगे वो कहीं और से मैन्युफैक्चर होकर आ रहे हों। वो भी हमारे समाज का उतना ही हिस्सा है जितने हाई कोर्ट वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले हैं, दूसरे लोग हैं। तो वो सब गलतियां उनसे भी संभव हैं जो गलतियां एक साधारण से लोअर कोर्ट से संभव हैं। तो उन संभावनाओं का इनकार करना किसी भी जगह पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए टोटल आउटकम जो होती है उसमें जो मुझे नज़र आता है, एक तो ये कि हायर इज़ द कोर्ट, हायर आर द एक्सपेंडिचर्स। ये तो बात पक्की है, सही है।
जितने बड़े कोर्ट में जाओगे उतना ही आपका खर्चा ज़्यादा होगा, वकील ज़्यादा पैसा लगा। ये एक फैक्ट तो मुझे बिल्कुल सही लगता है। और दूसरा ये होता है कि आपका भाग्य भी रोल प्ले करता है इसमें। तीसरा, आपका कैसा लॉयर है वो भी डिपेंड करता है। और वो सारे फैक्टर जो मैंने पहले कहे वो हर कोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसीलिए शायद ये व्यवस्था रखी गई कि भाई एक जगह कहीं गलती हो जाए तो दूसरा उसको सुधार ले। पर ये सब चांस और किस्मत की बात हो गई ना। हो सकता है वो गलती प्रकट हो सकता है वो गलती प्रकट ना हो। अगर वो गलती प्रकट नहीं हुई और समझने वालों की समझ में नहीं आई तो आपके साथ न्याय पूरा हो गया। तो इसलिए क्रिमिनल प्रोसीजर्स भी हैं किसी भी कंट्री में, वो सारा बड़ा इस पे इफेक्ट करता है। इसके अलावा जो हमारी ये व्यवस्था है, जो हम सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, इस पे भी एक नज़र डालने की ज़रूरत है। जब एरा ऑफ यूरोपियन एनलाइटनमेंट चल रहा था उस समय में कुछ ऐसे डिसीजंस हुए, खास करके 18th सेंचुरी में, जिसने ये बाधित किया लोगों पे सोचने पर कि भी डेथ सेंटेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए अर्ली 18वीं शताब्दी में ही कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने कहा कि नहीं भाई, डेथ सेंटेंस को तो लिमिट करो, इसको तो समाप्त करो, इसकी आवश्यकता नहीं है। 1794 में यूएस स्टेट ने ऑफ पेनिसिल्वेनिया ने, जिसने सबसे पहले डेथ सेंटेंस को, डेथ पेनल्टी को सिर्फ फर्स्ट डिग्री मर्डर के लिए सुरक्षित कर दिया। ये एक अपने समय का 1794 में बहुत बड़ा चेंज था। बहुत सी चीजों के लिए डेथ सेंटेंस था, बहुत से क्राइम्स के लिए डेथ सेंटेंस था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बाकी सब किसी के लिए भी डेथ सेंटेंस नहीं मिलेगा। डेथ सेंटेंस जो है वो केवल मात्र फर्स्ट डिग्री मर्डर जो है उसी में मिलेगा। ये अपने समय का यूरोपियन एरा का सबसे बड़ा एक डिसीजन था, पेंसिल्वेनिया स्टेट ऑफ यूएसए। 1846 में मिशिगन स्टेट जो यूएसए की है, उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट को खत्म ही कर दिया। अब देखिए, हम अभी चल रहे हैं 2023 में, और आज से 150 साल पहले 1846 में मिशिगन स्टेट ने कैपिटल पनिशमेंट को बिल्कुल सारे मर्डर के लिए और दूसरे क्राइम्स के लिए जिनके लिए था, सबके लिए इसको एबोलिश कर दिया। तो फर्स्ट एबोलिशन जो हुआ, वो जो हमने पहले विचारधारा डिस्कस की, उसके नतीजे से 1846 में निकला और मिशिगन स्टेट ने इसको एबोलिश कर दिया। 1863 में वेनेजुएला, जो वेनेजुएला कंट्री फर्स्ट कंट्री दुनिया में बनी 1863 में, मात्र उसके 20 साल बाद, 19 साल बाद, जिन्होंने कैपिटल पनिशमेंट को एकदम खत्म कर दिया। इवन इंक्लूडिंग सीरियस ऑफेंसेस भी थे, उनके लिए भी उन्होंने खत्म कर दिया। सिर्फ उन्होंने इसकी परमिशन रखी ट्रेजन के लिए, यानी कि देशद्रोह के मामलों में, और मिलिट्री के जो ऑफेंसेस होते हैं उसमें उन्होंने मिलिट्री कोर्ट में जो अपने उनके ऑफेंसेस को डील करते हैं उनको सिर्फ एक छोड़ा गया। बाकी सब कानूनों के लिए 1846 में उन्होंने डेथ सेंटेंस को एबोलिश कर दिया। 10 वेनेजुएला पहली कंट्री बन गई कि उनके जो कॉमन लॉ है, जो सिविल लॉ है, उसमें पनिशमेंट ये नहीं रहा। वो तो मिलिट्री वाले करेंगे, दोनों ट्रीजन का भी वो देखेंगे, और जो वायलेशन ऑफ मिलिट्री लॉ है वो मिलिट्री वाले देखेंगे। तो उनका क्योंकि सेपरेट लॉ होता है तो वहाँ पे उन्होंने उन पर छोड़ दिया, लेकिन सिविल लॉ के अंदर उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। पहली यूरोपियन कंट्री जिसने डेथ पेनल्टी को ख़त्म किया वो थी सैन
सान मैरिनो, SAN मैरिनो, जिन्होंने ये निर्णय 1865 में लिया। 1865 में उन्होंने, मतलब आज से 150 साल पहले, उन्होंने, वेंजुला ने, पेनिसिल्वेनिया ने और सैन मैरिनो ने इन सब क्राइम्स को, इन डेथ पेनल्टी को ख़त्म कर दिया। पेनिसिल्वेनिया ने सिर्फ एक क्राइम के लिए रखा, फर्स्ट डिग्री मर्डर के लिए, और बाकियों ने तो काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। तो इस तरह से जो डेथ सेंटेंस की जो स्थिति थी, यह 19th सेंचुरी में काफ़ी चलती गई, और फिर ये आगे इसका डिस्कशन चलता रहा 20th सेंचुरी में। अब 20th सेंचुरी में क्या हुआ? 20th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में, शुरू होते ही 20th सेंचुरी यानी 1900 का साल जब लगा, 20वीं सेंचुरी हुई ना 1900, तो उसमें नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इटली, और इटली ने कब किया? अंडर मुसोलिनी था, लेकिन फिर भी उसने डेथ सेंटेंस को खत्म किया। 1960 में 25 कंट्रीज ने दुनिया में डेथ सेंटेंस को कर दिया। वो तो बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी था, पर 1960 यानी कि मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी तक 25 कंट्री दुनिया की डेथ सेंटेंस को एबोलिश कर चुकी हैं। 1965 में ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने, जिसने हमारा कानून बनाया था, उन्होंने भी डेथ सेंटेंस को ख़त्म किया, समाप्त किया। खाली उन्होंने कहा कि साहब, देशद्रोह के लिए, देश की जासूसी करने के लिए, अब ये तो जरूरी हो जाता है, और मिलिट्री क्राइम्स के लिए ये ऑफेंस रह सकते हैं। ठीक है ना? ये अमेंडमेंट उन्होंने किया 1998 में। पहले तो एकदम ख़त्म कर दिया था, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि भैया ट्रीजन तो ऐसा मामला है, देशद्रोह तो ऐसा मामला है कि जिस पे सज़ा सीरियस से सीरियस होनी चाहिए। तो 1998 में वापस उन्होंने शुरू किया कि साहब, ट्रीजन, पायरेसी, मिलिट्री क्राइम्स वगैरह है, उसमें कैपिटल ऑफेंसेस दे सकते हो। हमारी कंट्री में दूसरा चल रहा है कि ट्रीजन का जो लॉ है उसको ख़त्म करो। वो कुछ लोगों पे लगाया था गवर्नमेंट ने, तो अभी मैं रोज़ अखबार में पढ़ता रहता हूँ, लोग कहते हैं इसको ख़त्म करो, जबकि उन्होंने 30 साल तक एबोलिश करके फिर वापस रीएस्टेब्लिश किया कि नहीं नहीं नहीं, इनमें तो होना चाहिए क्राइम, इनमें ये तो ऐसा है कि जो पूरे समाज को ही रिस्क पे डाल देते हैं, पूरे नेशन को ही रिस्क में डाल देते हैं, तो इसलिए इनमें तो भाई कोई किस तरह की माफ़ी नहीं होगी। ऐसा इंग्लैंड ने भी, ब्रिटेन ने भी इस चीज़ को माना। पिछली 30 सालों में, 20th सेंचुरी के 30 सालों में, यानी कि पिछले भाग में, बहुत सारी कंट्री ने डेथ सेंटेंस को ख़त्म कर दिया, एबोलिश कर दिया। कुछ परिस्थितियों में उन्होंने सिर्फ डेथ सेंटेंस रखा जहाँ पे बहुत सारी इंक्वायरी वगैरह होने के बाद में ये चीज़ एस्टेब्लिश हो जाती थी। वहाँ पे जैसे ट्रेजर मैंने बताए, जो ब्रिटेन की लीडिंग गाइडलाइंस 1988 में आई, उसी हिसाब से कुछ लोगों ने अपने रखे, कईयों ने वो भी नहीं रखे ना। तो इस तरह से दुनिया में बहुत कम लोग हैं जहाँ पे, बहुत कम कंट्रीज हैं जहाँ पे डेथ सेंटेंस पॉपुलर है या दिया जाता है। जिन कंट्रियों ने अभी तक एबोलिशन नहीं भी किया है, वहाँ भी उन्होंने इतना उसको लिमिट कर दिया है कि प्रैक्टिकली किसी को डेथ सेंटेंस एक रेयर चीज़ हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, रेयर ऑफ द रेयर केसेस, तो उन्होंने भी उसको प्रैक्टिकली रेयर ऑफ द रेयर कर दिया है, बहुत कम कर दिया है उसको, बहुत सी सीमाएं बांध दी हैं कि ये सब हो तब डेथ सेंटेंस इसको दिया जा सकता है। और वस्तुतः कई कंट्रीज में तो वो लॉ एग्जिस्ट करता है, प्रैक्टिकली किसी को फांसी या किसी को डेथ सेंटेंस होता नहीं है। तो ये आज की स्थिति है हमारे सामने। अब हमें ये निर्णय लेना है इन सब दुनिया की बातों को देख करके कि वेदर हमने जो डेथ पेनल्टी है
वो रखनी है या नहीं रखनी है। उसके लिए हमने ये तो देखा कि इतनी कंट्रीज ने ख़त्म कर दिया है। अब ये देखते हैं कि जिन्होंने डेथ सेंटेंस रखा हुआ है, अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं इस प्रोसेस का, वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं। सो आपको कंपैरिजन करने को मिल जाएगा। ईरान, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपाइंस, इनमें डेथ सेंटेंस अभी है, पर ये इलीगल ड्रग ट्रेड के लिए, और इन कंट्रीज़ में सारी में इवन विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग्स की रिकवरी पे डेथ सेंटेंस है, जो बहुत ही कंसर्न का विषय है। बहुत से इनोसेंट लोग इसमें फांसी पे चढ़ा दिए जाते हैं, बहुत से। इस पे बहुत अच्छी एक मूवी भी बनी है, अमेरिकन मूवी है, कि कैसे एक अमेरिकन बच्चा जाके वहाँ पे अपनी जेब में कोई उसको बेचता है, ये नार्कोटिक ड्रग वो ले लेता है, और बाद में पुलिस आके उसको अरेस्ट कर लेती है और उसको डेथ सेंटेंस हो जाता है। तो इन कंट्रीज़ में ये जो है बड़ा, मेरे को कभी कभी व्यक्तिगत रूप से बड़ा दुख होता है, खास करके जब ऐसी न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं। करीब 20 कंट्रीज़ जो हैं वो इकोनॉमिक क्राइम्स के लिए डेथ पेनल्टी लगाती हैं। 20 कंट्रीज़ दुनिया में हैं, ज़्यादातर लेफ्टिस्ट कंट्रीज़ हैं। तो वो मृत्युदंड देती हैं इकोनॉमिकल ऑफेंसेस के लिए, जो दुनिया में कहीं भी नहीं होता, उसको किया जाता है। और इसमें इकोनॉमिक ऑफेंसेस क्या चीज़ आ गई? ब्राइबरी आ गई, ब्राइबरी बाय पब्लिक ऑफिशियल्स भी आ गई, पब्लिक फंड्स का एम्बेजलमेंट भी आ गया, करेंसी की गड़बड़ करना, नकली बनाना, स्पेकुलेशन करना। तो हमारे यहाँ तो इंडिया में सभी स्पेकुलेट करते रहते हैं। और थेफ्ट ऑफ लार्ज सम ऑफ मनी, अगर सरकारी पैसे की कोई चोरी करता है तो उसके लिए भी करीबन 20 कंट्रीज़ में डेथ सेंटेंस आज की तारीख में भी है। सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए भी कुछ कंट्री में, करीबन 12 कंट्रीज़ में, 1 दर्जन कंट्रीज़ में डेथ सेंटेंस की प्रोविज़न है। खास करके इस्लामिक स्टेट्स में, जितनी भी इस्लामिक स्टेट्स हैं वहाँ पे सेक्सुअल वायलेंसेस के लिए भी डेथ सेंटेंस का प्रावधान है, मृत्युदंड का प्रावधान है। ये 21st सेंचुरी में, अब आपको आश्चर्य होगा कि 21st सेंचुरी में चल रहे 23 साल में 50 लोगों को चाइना मौत की सज़ा सुना चुका है। तो चाइना इज लीडिंग। 23 साल में 50 लोगों को वो फांसी पे लटका चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स में, जहाँ पे 60% जो स्टेट्स हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स है ना, तो सब स्टेट्स के अपने अपने कानून हैं और उनको ये अधिकार है अपने कानून बनाने का। हमारे यहाँ जैसे स्टेट्स को अपने कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन जो सेंट्रल लॉ है हमारे, उन सबको उनको मानना पड़ता है। IPC, CRPC इनको मानना पड़ता है, पर कुछ वो अपने अलग से कानून बना सकते हैं। तो वहाँ पे तो फ्री हैं। तो वहाँ पे 60% स्टेट्स जो हैं उसमें तो डेथ पेनल्टी जो है वो नहीं है। ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ USA ने भी, अच्छा कहे या बुरा कहा, तो उन्होंने भी कई लॉज को अफर्म किया और 6 कंट्रीज में एक चीज़ बताएं आपको कि जिन 60% स्टेट्स ने, फेडरल गवर्नमेंट्स ने डेथ सेंटेंस को रखा है, 40% जो USA की स्टेट्स हैं उनमें डेथ सेंटेंस नहीं है, एबोलिश कर दिया। पर 60% ने डेथ सेंटेंस जो है, यानी कि 2/3 के करीब ने इसको रखा है। क्यों रखा गया? ये 1976 में हुआ, क्योंकि 1976 ने वैलिडिटी जो है डेथ सेंटेंस की, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता दे दी।
है ना। तो इसलिए वहाँ पे चलता रहा। तो वहाँ 60% में ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट हैव रिटेन्ड डेथ सेंटेंस। ये बड़ा मुझे अजीब लगता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस और ह्यूमन राइट्स के सबसे बड़े प्रमोटर तो यूएसए ही हैं, लेकिन उनके अपने यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये थोड़ा सा मेरे को कष्ट देता है। चाइना की तो हम खैर बात छोड़ें कि साहब 1000 लोगों को चाइना, ये लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि एक साल में वो 1000 लोगों को मौत की सज़ा सुना देते हैं, 1000 लोगों को। तो ये बहुत ज़्यादा है। जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जो डेथ सेंटेंस को रिटेन की हुई हैं, वो बेलारूस है, कोंगो है, ईरान है, जॉर्डन है, नाइजीरिया है, सऊदी अरेबिया है, ताइवान है, वियतनाम है, यमन है, जापान है और इंडिया है। तो ये कंट्रीज़ हैं दुनिया में जिन्होंने इसको रिटेन किया हुआ है, इसको रखा हुआ है डेथ सेंटेंस को। इंडिया भी उसमें इंक्लूडेड है। तो यानी कि बहुत कम कंट्रीज़ ने डेथ सेंटेंस को रिटेन किया है या उसको रखा है। प्राय वर्ल्ड में जो ओपिनियन है इन जनरल वो डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट में है। बाकी अब आपकी बारी है, आप सोचें और अपना कमेंट दें कि डेथ सेंटेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।